जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें कठमुल्ला शब्द प्रयोग किया गया था। उनके इस भाषण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस भाषण को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी है। क्या है पूरा मामला उसको भी जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या जजों के खिलाफ, जो जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लाया जा सकता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कार्रवाई कौन करता है। मामला क्या है वो बताएंगे डिटेल से। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खबरें एक दो दिन लेट हमारे पास हमारे चैनल पर आती हैं। वैसे बड़ी खबरों को तो हम तुरंत लेते हैं, लेकिन कुछ खबरों को जब डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, जैसे ये मामला है तो ये कई दिनों का मामला है, 2-3 दिनों से चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब हमने आप पे ये नज़रों में लाने के लिए इसको अब लाया है इस चैनल पर, और न्यूज़ में तो आप इसके बारे में जान ही रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो थे वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए हुए थे और वहीं पर उन्होंने ये विवाद भरा भाषण दे दिया। उनके खिलाफ महाभियोग की बात भी की जा रही है। प्रोग्राम में अपने दिए बयान को लेकर घिरे हुए हैं। इनका नाम है शेखर कुमार यादव। तो यादव जी अब घिरे हुए हैं कठमुल्ला शब्द कह के। उनके बयान को लेकर चारों तरफ उनकी निंदा की जा रही है और एक जज को क्या ऐसी बातें कहनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए कथित तौर पर बोला था कि कानून बहुमत के अनुसार ही हो। इसी बात पर पार्टियां हमलावर हो रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस पर जब जानकारी मांगी है तो मामला तूल पकड़ लिया। फिलहाल इस बारे में और जानकारी नहीं आई है, लेकिन जजों के खिलाफ महाभियोग का केस पहली बार नहीं सुनाई पड़ा है। बेहद ताकतवर इस पद पर बैठे लोग भी कई बार घिर जाते हैं। जैसे देश में हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रोसेस बनाई गई है, तय की गई है। वैसे यह काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया होता है, लेकिन अगर जज पर गलत व्यवहार या कदाचार कहा जाता है या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगे तो ऐसा कदम उठाया जा सकता है। किसे कहा जाता है गलत व्यवहार या कदाचार, तो इसकी कोई सीधी परिभाषा कहीं पर लिखी गई नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए कहा जाता है कि पहले ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आचरण और नैतिकता से जुड़ी गाइडलाइन जारी जो की गई है उसे क्या कहते हैं। इसे जुडिशियल एथिक्स कहते हैं, यानी कि न्यायिक एथिक्स। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से क्या कहते हैं, एथिक्स। ठीक है, एथिक्स मतलब नैतिकता कह सकते हैं, जुडिशियल नैतिकता। काफ़ी अंदाज़ा इसी से हो जाता है कि इसके अलावा संबंधित जज अगर रिश्वतखोरी जैसे आरोपों से घिरा हो या उसका कैरेक्टर भ्रष्ट दिखाई दे तो यह बातें भी इसी श्रेणी में आती हैं। हाई कोर्ट जज अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएं जिसमें उनकी फैसले लेने की क्षमता पर असर हो या फिर वे कानून की उतनी समझ न रखते हों तो भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। इस पर लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट मिलना चाहिए। प्रस्ताव पेश होने के बाद 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होते हैं। अगर समिति आरोपों को सही पाए तो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना अत्यंत जरूरी होता है। इसके बाद राष्ट्रपति संबंधित जज को पद से हटाने का आदेश दे सकते हैं। जजों के लिए कुछ दिशा निर्देश अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसी कोई आचार संहिता नहीं है। इस बारे में अक्सर बात भी होती है, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे जजों को उनके हर एक शब्द का मतलब पता होता है। ये माना जाता है, ऐसे में उनसे बिना गाइडलाइन के ही उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में भले ही वो किसी निजी मौके पर जमा भीड़ के बीच हों, सोच समझकर बोलें। यानी कि अपने सार्वजनिक जीवन में भी उन्हें सोच समझ के बोलना है। इसके साथ ही अदालत में चल रहे मामलों पर भी जज बाहर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते या फिर वे ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जिससे अदालत का कोई फैसला प्रभावित हो। संवेदनशील मामलों पर भी उनका कुछ बोलना प्रतिबंधित है जब तक कि बात अदालत के भीतर न हो रही हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कुछ ब्यौरा दिया गया था, उस ब्यौरे को आपको बताते हैं। उसमें बताया गया कि
एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है किससे, हाई कोर्ट से। वो इस जानकारी को समझने के लिए अपने कुछ जजों की कमेटी तैयार कर सकते हैं और इसके बाद रिपोर्ट सदन को भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कोई सीधा एक्शन नहीं ले सकता है, इसे संसद में ले जाना पड़ेगा। अगर चीज़ें साबित होती हैं तो क्या एक्शन हो सकता है? अगर महाभियोग पास हो जाए तो राष्ट्रपति संबंधित जज को पद से हटाने का आदेश जारी करेंगे। यह एक संवैधानिक कार्रवाई है। इसके बाद जज सरकारी सेवाएं नहीं ले सकते। अगर महाभियोग में कोई आपराधिक मामला भी शामिल है तो सामान्य ढंग से जांच चलती है। संविधान जजों को भी खुद को अभिव्यक्त करने की उतनी ही आज़ादी देता है जितना आम लोगों को, लेकिन पद की जिम्मेदारियां उन पर कुछ बंदिशें लगाते हैं। अनुच्छेद 19(1) के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहीं अनुच्छेद 19(2) इस पर सही प्रतिबंध लगाने की बात करता है। इसका मतलब है कि एक बार जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंच जाए तो उस पर सार्वजनिक कमेंट या ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिससे मामले पर असर पड़े। कब कब आया है महाभियोग प्रस्ताव, ये भी आपको जानना चाहिए। 90 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन यह लोकसभा में पास नहीं हो सका। कोलकाता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ पैसों को लेकर यह प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। साल 2018 में विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहा, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने उसे खारिज कर दिया। तो इस प्रकार से कई मामले निकल के आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से देश में ये चर्चा उठती है कि जो जज होते हैं उनकी बात, उनकी कार्यशैली किस प्रकार की होनी चाहिए। जिन वकील साहब के ऊपर ये सब कार्रवाइयाँ करने की बात की जा रही हैं, उन वकील साहब ने या जज साहब ने कहा क्या था? वकील साहब मैंने कहा तो वकील ही जज बनता है, तो चीज़ें आप कनेक्ट करिएगा। सीजेआई संजीव खन्ना को जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ वीएचपी के कार्यक्रम में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए भाषण के लिए उचित कार्रवाई की मांग वाली शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा कि मुझे यह कहने में कोई भी झिझक नहीं है कि यह भारत है और यह भारत में रहने वाले बहुसंख्यकों की हिसाब से काम करेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। दरअसल कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिसे बहुसंख्यकों का कल्याण हो और खुशी हो। अपने संबोधन में उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, सती प्रथा और जौहर जैसी प्रथाओं को खत्म कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत, सती प्रथा जिसमें पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी पति के साथ दाह संस्कार कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी कुप्रथाएं थी जिन्हें समाप्त कर दिया गया, उन पर इन्होंने नज़र डाली। जबकि मुस्लिम समुदाय में कई पत्नियां रखने की प्रथा अभी भी जारी है, जैसे बहुपत्नीवाद की बात इन्होंने की। लाइव लॉ की रिपोर्ट में जो बातें छपी है उसमें लिखा गया है कि जस्टिस शेखर यादव ने कहा, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। दरअसल कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिसे बहुसंख्यकों का कल्याण हो और खुशी हो। जस्टिस शेखर ने आगे बताया कि शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। फिर भी एक समुदाय के सदस्य कई पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक का अधिकार मांगते हैं। उन्होंने कहा कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के तौर पर मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक का अधिकार नहीं मांग सकते। आप कहते हैं हमें ट्रिपल तलाक कहने का अधिकार है और महिलाओं को भरण पोषण नहीं देना है। यह अधिकार काम नहीं करेगा। यूसीसी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म वकालत करता है। देश का सुप्रीम कोर्ट अदालत भी इसकी बात करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा, बालिकाओं की हत्या जैसे भ्रूण हत्या जैसी कई सामाजिक बुराइयां थीं, लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए काफ़ी मेहनत किया। हालांकि उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम समुदाय में हलाला, 3 तलाक और गोद लेने से संबंधित सामाजिक बुराइयों की बात आती है तो उनके खिलाफ खड़े होने का उनमें कोई साहस नहीं है, या यह कहा जा सकता है कि इन मुद्दों को हल करने के लिए मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई पहल भी नहीं की जाती है। यानी कि उन्होंने जो भी उनकी विद्वता थी उस हिसाब से अपनी बातें की। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को कंपेयर करने का
कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें अगर ये कोई सोशलिस्ट होते, सामाजिक कार्यकर्ता होते या किसी संगठन के सदस्य होते कहते, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आती। पॉलिटिकल माइलेज होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के लिए कहते थे। लेकिन ये हाई कोर्ट के जज है, यानी कि न्यायाधीश है। न्यायाधीश का काम है कि लोगों को न्याय दे, और न्याय बहुसंख्यकवाद के आधार पर अगर दिया जाने लगेगा तो संविधान में समानता, समता, समानता का अधिकार जो है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। और इसलिए इन सारी चीज़ों पर कई सारी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, और अगर उनका उल्लंघन इन स्पीच में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई हो सकती है। खैर, इससे जुड़े और भी कोई जानकारियां सामने नहीं निकल के आई, बस यही है कि रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या यहाँ से रिपोर्ट दी जाएगी, ये तो भविष्य तय करेगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ पे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेगी, अगर ये मामला सामने आता है तो उसको भी हम अगली कड़ी में जब भी आएगा मामला तो उसको आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। इस मामले से जुड़े जो भी पहलू थे उनको हमने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की, चाहते तो बहुत लंबा खींचते, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में बताया। इसीलिए MPS हिंदी भरोसे का चैनल है, विश्वास का चैनल है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय नमस्कार, भारत माता की जय।